परम श्रद्धासुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः स्मृतिनेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अभवाम अस्मिन् सम्पूर्ति सत्रे अस्माकं मध्ये अतिथयः विराजमानाः सन्ति। अतिथीनां स्वागतं कर्तुम् अद्यतन दिवसस्य अस्माकं परिसरस्य ये प्रभारी निदेशकाः सन्ति अथ च अस्य सम्पूर्तिसत्रस्य ये अध्यक्षाः सन्ति प्रोफेसर बोधकुमार झा महोदयाः व्याकरणविभागस्य भवन्तः अध्यक्षाः सन्ति। एतेषां महोदयानां स्वागतं कर्तुम् अहम् आचार्य हरिओम शर्मा महोदयान् सादरम् अनुरुन्धे यत् महोदयानां करताडनेन स्वागतं व्याहरामि। प्रोफेसर बोधकुमार झा महोदयाः महान्तः वैयाकरणाः सन्ति अथ च अस्माकं परिसरस्य यः व्याकरणविद्याशाखा अस्ति अद्य अस्य कार्यक्रमे मुख्यत्वेन भवन्तः संस्कृतस्य प्राध्यापकाः सन्ति, सहायक आचार्याः सन्ति। साम्प्रतं सचिवालये भवन्तः राज्य संपर्क अधिकारी रूपेण कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। महोदयं सम्प्राप्य वयम् अत्यन्तं प्रमुदिता। नैकानिका शर्मा महोदय
तस्याः स्वागतार्थम् अहं डॉक्टर प्रतिष्ठा महोदयां सादरं प्रार्थयामि। करतल धन्या महोदयायाः स्वागतं कुर्वन्तु। एनं कार्यक्रमं सफलीकर्तुम् अस्याः महोदयायाः महान् श्रमः अस्ति। एषा महान्तं श्रमं विधाय एनं कार्यक्रमं सफली अकरोत्। अस्माभिः व्याह्रियते कार्यक्रमस्य संयोजिकां डॉक्टर रेखा शर्मा महोदयाम् आकारयामि। सा आगत्य स्वागतभाषणम् अथ च मंचे उपस्थिताः आदरणीयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष महोदयाः प्रोफेसर बोधकुमार झा वर्याः अनन्तरम् अस्माकं मुख्य अतिथिपदम् अलङ्कुर्वाणः डॉक्टर कृष्णकुमार कुमावत महोदयाः पुनश्च अत्र उपस्थिताः प्रतिभागिनः। अस्माकं कृते हर्षस्य अस्मिन् परिसरे अपि प्रबन्धनं नाम आधुनिकविषयस्य अध्यापनं भवेयुः इति विचिन्त्य ते बहु किमपि परिश्रमं कृतवन्तः। स्वविचारैः अस्मान् किमपि बोधितवन्तः यत् अस्मिन् विश्वविद्यालये अपि भवेयुः। तस्मिन् क्रमे एव वयं किञ्चित् प्रयासः कृतवन्तः। तस्य परिणामः एव एतादृशः जानन्ति एव भवन्तः तु प्रतिभागिनः आसन् एव यत् उद्घाटनसत्रसहितम् आहत्य अत्र 11 विषयविशेषज्ञायामि प्रोफेसर भगवती सुदेश महोदयाः अस्माकम् उद्घाटनसत्रे मुख्य अतिथि महोदया आसीत्। सा भारतीयशास्त्रेषु जीवनप्रबन्धनं कृतवती, अस्माकं छात्रान् बोधितवती। छात्राः अपि उत्साहेन श्रुतवन्तः। पुनश्च प्रोफेसर देवीप्रसाद मिश्र महाभागाः आसन्। ते आभासीयपटले विश्वविद्यालयस्य ते भारतीयशास्त्रेषु प्रबन्धनस्य प्रकारः इति विषये उद्बोधितवन्तः। अनन्तरं MNIT जयपुर पक्षतः डॉक्टर संगीत पिल्लै महोदयः आसन्। ते आधुनिकप्रबन्धनस्य संकल्पना का, पुनश्च भारतीय संदर्भे तस्याः संकल्पनायाः संयोजनं कथं भवति इति विषये बोधितवन्तः। पुनश्च प्रोफेसर संतोष मित्तल वर्यः अस्माकं पूर्वाचार्याः आसन्। सा अपि भारतीयशास्त्रानुगुणं प्रबन्धनम् इति कः इति विषये उदाहरणानां संयोजनं कथं भवितुम् अर्हति। अतः केचन छात्राः यतः प्राक्शास्त्री छात्राः सन्ति ते प्रबन्धनविषये श्लोकानां चयनं कृत्वा लिखितवन्तः। 10 श्लोकास्य प्रबन्धनम् इति विषयः आसीत्। तस्मिन् विषये अपि शास्त्रेषु कुत्र किं उल्लेखः अस्ति तद् विषये भूरि परिश्रमः कृतवन्तः। अनन्तरम् अस्माकं शिक्षाचार्य छात्राः सन्ति। एते अपि शिक्षणप्रबन्धन इति विषये किञ्चित् लिखितवन्तः। पुनश्च ये शोधछात्राः पुनश्च स्वागतं करोमि अस्माकं कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी वर्याणां येषां यादव महोदयाः एतेषामपि अहं स्वागतं वच्मि। पुनश्च अजय कुमार मीणा अस्माकं सहायतां कृतवान्, तस्य अपि अहं स्वागतं करोमि। अनन्तरं ये सहायकाचार्यः अत्र सायाल मीणा महोदयाः, डॉक्टर प्रतिष्ठा महोदया अस्माकं समितिसदस्यः अपि आसीत्। स प्रमाणपत्रस्य सज्जता महोदया एव कृतवती। महोदयाः अपि अहं स्वागतं करोमि। अन्ते भवतां समेषां प्रतिभागिनां स्वागतं कृत्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। भवन्तः वस्तुतः दिनद्वये बहूनि व्याख्यानानि अशृण्वन्, तत्र विदुषः प्रश्नान् अपि भवन्तः अकुर्वन्, ते अपि सम्यक् प्रकारेण उत्तराणि प्राददुः। भवतामपि तत्र तुष्टिः अस्ति, सन्तुष्टिः अस्ति। भवन्तः अत्यन्तं मनोयोगेन अस्मिन् कार्यक्रमे अस्यां कार्यशालायां वा भागम् अगृह्णन्। अतः भवन्तः सर्वे अपि स्वागताः। कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां ये कुर्वन् अस्ति प्रोफेसर बोधकुमार महोदयः, कार्यक्रमस्य संयोजिका डॉक्टर रेखा शर्मा महोदयाः, संयोजिका नरेंद्र महोदयः, इदानीम् अत्र उपस्थिताः सर्वे शिक्षकाः शिक्षार्थिनश्च। वस्तुतः यथा महोदय उक्तवान् संस्कृतस्य विद्यार्थी अस्मि। इतः अस्मात् परिसरात् एव
अहम् अध्ययनं कृतवान् परिसरात् एव मम शिक्षणम् अध्ययनं जातम्। मम सौभाग्यमस्ति अस्मिन् अवसरे मुख्य अतिथिरूपेण अहम् अत्र समागतोऽस्मि। वस्तुतः भवतां विषय अस्ति प्रबंधन। प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, या हम ऐसा क्यों खोज रहे हैं कि भारतीय जो शास्त्र परंपरा है, उस भारतीय शास्त्र परंपरा में प्रबंधन के विषय में क्या कहा गया है, ऐसा हम आखिर ढूंढना क्यों चाहते हैं। आप लोगों ने 2 दिन में बहुत सारे व्याख्यान सुने हैं, बहुत बड़ा एक ज्ञानार्जन आपने किया है, आपकी समझ भी बहुत अच्छे से भी इस विषय पर विकसित हो चुकी है, क्योंकि आप कोई शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी होंगे, कोई शिक्षाचार्य के होंगे, ऐसा ही है ना। जिनकी रुचि इस क्षेत्र में है सर्टिफिकेट कोर्स करने में, वो लोग आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो 2 दिन में आपकी काफ़ी समझ इस विषय में बढ़ चुकी होगी, ऐसा मैं एक अनुमान लगाता हूँ। तो हमें इस प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, और भारतीय शास्त्रों में हम प्रबंधन के तथ्यों को ढूंढना क्यों चाहते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। एक समय ऐसा था, लगभग 200 वर्ष पूर्व भारत की जो जीडीपी है, और आक्रांता जो कोई आता है या कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, तो वो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज लेने के लिए नहीं आता। उसको ये चिंता नहीं होती कि यार भारत में लोग कमज़ोर है, मैं वहाँ जाकर उनको फैसिलिटीज दूँ और वहाँ जाकर के उनका जीवन स्तर में सुधारूँ। ये उनका टारगेट नहीं होता। उनका टारगेट होता है व्यापार, उनका टारगेट होता है लूटपाट, उनका टारगेट होता है आपको सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तोड़ना, उनका टारगेट होता है आप पर आधिपत्य करना। तो यहाँ पर लोग आए और आकर के अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ा, आपसी जो प्रेम भाव यहाँ पे बना हुआ था उसको खत्म करने का प्रयास किया, और हमारी जो जीडीपी विश्व में सर्वोच्च हुआ करती थी, हमारे यहाँ पर धन धान्य से परिपूर्ण हमारा देश और हमारा समाज था, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास हुआ। और मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा अभी का। रिसेंटली 1987 में चाइना अपने से पीछे था। वर्तमान की स्थिति क्या है वो आप लोग समझ सकते हो। एप्पल जो कंपनी है, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भारत का जो जीवन आचरण यहाँ पर हुआ करता था, और हम लोग शिखर पर थे। धीरे धीरे हम लोग अपने शास्त्रों से विमुख होते गए, हमारी संस्कृति से विमुख होते गए, और कुछ लोगों ने इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको हमारी संस्कृति से अलग करने का प्रयास किया, और हम बहुत पिछड़ करके वर्तमान में इस परिदृश्य में पहुंच चुके हैं। इसलिए भारतीय शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करके उसमें प्रबंधन के क्या तत्व थे उनको समझ करके वापस हमें उन्हें पुनर्स्थापित करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे क्या तथ्य थे, ऐसा क्या हमारी सामाजिक जीवन प्रणाली थी, क्या हमारा सिस्टम था, क्या व्यवस्था थी जिससे हम शिखर पर थे, और जो वर्तमान में खत्म होकर के हम इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। तो हमें उन मूल्यों को, उन तथ्यों को, उन प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को ढूंढना पड़ेगा और जीवन में उनको लगाना और स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता भारतीय शास्त्रों में ढूंढनी पड़ेगी। प्रबंधन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि शिक्षाचार्य और शास्त्री और प्रबंधन हो सकता है, व्यापार प्रबंधन हो सकता है। इस प्रकार से प्रबंधन का एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को धोने की जो कार्यशाला है, मैं मानता हूँ कि हालांकि काफ़ी समय है, लेकिन और उसको विस्तृत और गहन रूप में उसको रखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब मध्यमस्थ हाथी है, उस हाथी के ऊपर बैठ करके जो महावत है, छोटी सी छड़ी से उसको डायरेक्शन देता है, और उसकी आधार पर उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो हाथी मूवमेंट करता है, चलता है। उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रबंधन के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से, एक संस्कार के माध्यम से उसको वश में कर सकते हैं, उसको ताकत से वश में नहीं कर सकते। तो ये प्रबंधन की शक्ति है, प्रबंधन का सामर्थ्य है। एक आप जो विद्यार्थी जब अध्ययन करते हैं, समय प्रबंधन की जब बातें आती है, तो उसमें जब हम ये सोचते हैं, जब मेरा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मैं 10th क्लास में था, तो एक साइंस के टीचर थे, उन्होंने उस समय बताया कि आपको यार टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जो बच्चे थे उसमें वो जो ध्यान भी नहीं होता था, लेकिन उनकी जो बात थी, उन्होंने बताया कि जब आप पढ़ते हैं कि 3 दिन आप एक सब्जेक्ट को लीजिए, जब तक पूरा नहीं हो आपको सोना नहीं है।
मान लीजिए आपने टारगेट किया कि आज 8 घंटे या 10 घंटे मुझे स्टडी करनी है और मुझे मेरी किताब में 300 पेजेस है और 100 पेज मुझे पूरा करना है, 3 दिन में मैंने टारगेट लिया है। 100 पेज पूरे जब तक आपके नहीं होते तो 8 घंटे के 10 घंटे भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी हो सकते हैं। और यदि वो 100 पेज आपके 6 घंटे पूरे हो गए तो आप फ्री हो। तो एक किताब का, लेकिन उस साल मेरा हमेशा क्लास में 4th 5th रैंक रहता था और जब मैंने वो इतना सा मैनेजमेंट अपने जीवन में अपनाया, मैंने क्लास में प्रथम स्थान है कि समय प्रबंधन केवल ये प्रैक्टिकल विषय है, केवल हमें आवश्यक है, ये जरूरी है। नियम जीवन में यदि छोटा सा भी है ना, वो बहुत बड़ा और सुखद परिणाम देने वाला है। किसी ने नियम, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रण लिया जीवन में कि जीवन में कभी भी मैं लेट नहीं होऊंगा। हालांकि मैं आज लेट आया हूँ, है ना, पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो मुझे अलाउ नहीं करती थी जल्दी आने की। वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह जब उठे, उनको फिक्स था कि मैं इतने बजे उठूंगा, 10 मिनट मुझे जाने में लगता है और इतने बजे मैं पहुंच जाऊंगा, 5 मिनट पहले भी मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ भी नहीं थे तो पहुंचने में उनको 10 मिनट की देरी हो गई। तो वो बताते कि उन्होंने बच्चों को कहा कि 10 मिनट की मुझे आज देरी हो गई और मेरा वास्तव में कारण यह था लेट होने का, मैं जानबूझ करके लेट नहीं आना चाहता था। वो कहते हैं उन बच्चों ने, किसी ने भी मुंह से गर्दन हिला करके या उनके एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने उनकी उस तर्क को स्वीकार नहीं किया है। उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जिन्होंने समय की कद्र की वो लोग शिखर पर पहुंचे हैं। कहते हैं ना कि जो मेहनत करने वाला, जो समय की पालना करने वाला, अपने समय का सदुपयोग करने वाला, इस समाज में, इस संसार में जितनी इसका बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सत्र में तो पूरा टाइम मिलता है, में जो है रोज़ मेहनत करनी है, फालतूवाई भी काम नहीं करना, और देश के लिए जान भी देनी पड़े तो जान दे देना। फिर एक बच्चा कहता है दे देंगे, ऐसी जान का करेंगे क्या? तो ये क्या हमें ये चीज़ें लग रही है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं दूर करने का एक सिस्टमेटिक काम हुआ है, जो हमें वापस, हमें अभी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा का लक्ष्य यही है कि हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौटें, वापस अपने मूल में लौटें। अग्नि प्रगल्भ स्मृति बलवान वसी नेता दंड से निपुण कृत शिल्प सुविग्रह, उदार शास्त्र सम्मत प्रशस्त वाणी बोलने वाला, रुचिकर वाणी हो सकती। जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु अस्ति, अथ च प्रबन्धनं समपेक्षते। एतादृशान् सर्वान् विषयान् महोदय स्वभाषणे अस्पृशत्। अथ च समयस्य महत्त्वं कथं भवति, अथ च समयेन यदि कार्याणि न साधयामः तर्हि का हानिः भवितुम् अर्हति। अनेन उद्बोधनेन वयं ज्ञातवन्तः यत् महापुरुषाणां जीवनं यद् भवति तत्र शः भवति। वस्तुतः सर्वेषां पार्श्वे समयः समानः एव अस्ति। केचन सदुपयोगं कुर्वन्ति, केचन समयं केवलं यापयन्ति। भवन्तः द्वयोः दिवसयोः यानि व्याख्यानानि श्रुतवन्तः तेषां चित्रकर्म विधायनम शिवम शक्ति परिस्पंद मात्रोपकरणम नमः। मैं अपना अनुभव हिंदी प्रबंधन के विषय में पिछले 23 तारीख से और आज 24 तारीख तक हमने जितना भी व्याख्यान सुना, उसमें सर्वाधिक उसमें समय प्रबंधन पर ही चर्चा की गई। और समय प्रबंधन के बारे में मैं जितना मैंने सोचा कि उसके बारे में क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ। शंकराचार्य जी के चरपट पंजरिका में लिखा गया है कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरत्यायो तदपिन मुंचन्त्याशावायो। अर्थात काल हमारे साथ खेलते रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और जीवन के आरंभ से और जीवन के जब तक जीवन संपूर्ण नहीं हो जाता है तब तक समय हमारे साथ खेलता है, ना कि हम समय के साथ खेलते हैं।
दिन के बाद रात अवश्य होगी, सुबह के बाद साय अवश्य होगी और शिशिर ऋतु के बाद वसंत ऋतु इत्यादि ऋतुएं आती रहेंगी। पर हमारी जो आशाएं होती हैं वो हम समय के अनुसार नहीं पूरी कर पाते हैं, तो समय हमारे साथ खेलता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक समय के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है कि अथास्य कश्चित सो अंतमजानन ब्रह्मविद ब्रह्मणः कालमात्मनो अधिभूतमात्मनो अधिदैवतमात्मनो अधियज्ञमात्मनो अधिलोकमात्मनो अधिचित्तमात्मनो अधिज्योतिषमात्मनो अधि। वह जो ब्रह्म को जानता है वह समय की महत्ता को भी जान सकता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद में भी कालः क्रीडति गच्छत्यायो यह यम नचिकेता संवाद में भी आता है। और श्वेता श्वेततर उपनिषद में कालः स्वभावो निर्यतिर यदृच्छा भूतेषु पूर्तः पुरुषः परः सः। काल का जो अर्थ है वह सम्यक इति, अर्थात सम्यक इति समुपसर्ग पूर्व इणगतो धातु से पचादिच यह प्रत्यय होने के बाद समय निष्पन्न होता है जो अच्छी तरीके से बढ़ता है। समय सम्यक एति अच्छे तरीके से जो बढ़ता है वह समय कहलाता है। और काल है कलयति आयु, अर्थात जो हमारी आयु को गणना करता है उसे काल कहते हैं। और काल का अर्थ होता है क्षण, दंड, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, अयन, वत्सरादि। पूरे व्याख्यान का मैं सार के रूप में जो मैं समझा, मैं वो यही समझा कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो समय अपना बहुत अच्छे से सदुपयोग करना जानता है। धन्यवाद। अन्यः कश्चन अन्यः काचित् आगन्तव्यः। शङ्करं कृष्णं मञ्चाः विराजमानाः प्रातस्मरणीयाः धीरक्षीर विवेकिनः गुरुवर्याः एवं च अन्त्यवासिनश्च। समासरीत्या एव वदिष्यामि, कारणं समयस्य अभावः। सर्वप्रथमं समयः किमस्ति, व्याकरणदृष्ट्या व्युत्पत्ति इत्यादिकं सर्वं भवति, परञ्च यत् अस्माभिः उपासितं सर्वेषां स्वबोधाय हिन्द्यमेव वदिष्यामि। जो हमने सीखा कि शंकराचार्य जी ने कहा क्षमा याचि नहीं यच्छति तो पूरी करने को वाला भाव नहीं लेकर के कि कालः गच्छति, और उन्होंने कहा है विद्युत चलम जीवनम, वो जगह पर समय का आया है। जब भी लोगों ने यही कहा है समय का सदुपयोग करिए, ठीक है हम करना चाहते हैं, पर कौन सी आयु में हमें क्या कार्य करना है ये अक्सर हमें ज्ञात नहीं होता है। आज हमें ये लगता है कि अगर मुझे पिछले 5 साल दे दिए जाए इसी समझ के साथ तो मैं और कुछ अच्छा कर पाऊंगा। सबको यही लगता है, 10 साल बाद भी यही लगेगा कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ। तो यही अगर हम धारणा बना करके आने वाले 20 सालों में, आने 10 सालों में जो करना चाहते हैं उसका लक्ष्य अगर आज से लेकर के चले, उसे नोट डाउन करेंगे, मुझे आने वाले 10 सालों में ये बिंदु ज्ञात करने हैं, ये हासिल करना है, तो हो सकता है कि इस जो प्रबंधन का हमें जो सही मायने में आता है वो आज पता चल जाएगा कि ये हमें प्राप्त करना है। तो हमने डिसाइड कर लिया, उसके लिए हम पूरी रणनीति बना। सभी जो विद्वान यहाँ पर बता रहे थे उनकी तरफ से मैंने जो कुछ लिखा है उनमें से मुख्य जो था, कल मधुकेश्वरी गुरु ने बताया था, आत्म प्रबंधन, सेल्फ कंट्रोल। जब तक खुद के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खुद का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, किसी का पक्ष नहीं लूँगा, पर अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ था कुछ साल पहले। हमने उस समय भी देखा कि उन्होंने दाह संस्कार करके थोड़े ही मिनटों के अंदर जिनका यहाँ संघ का नेता अगर अपने कार्य का सही तरह से उपयोग कर रहा है, अपने समय का सही तरह से उपयोग कर रहा है, वो अपने आप को प्रबंधित कर रहा है, क्यों दुखी नहीं हो रहा है, उसके लिए 12 दिन बैठा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र वो नाम का राक्षस था, पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर भी वो पूजा में लगा हुआ था। अगर पूजा ही करनी थी तो वो राज्य में रहकर कर सकता था, फिर छोड़ करके क्यों करनी है। जड़ भरत की कथा आती है, 3 जन्म लेने पड़े उनको, पर फिर भी कहीं ना कहीं हिरण के प्रसंग में वो फंसे रहे। मूल था समय का, जिस समय जो करना था उस समय वो नहीं करना उनके लिए हानिकारक हो गया। और 3 फिर आगे जाके भिक्षु गीता आता है, एकादश स्कंद के अंदर, शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसमें भी भिक्षु गीता में भी यही कहा है कि जो आदमी है वो समय के काल को अगर सहन कर ले, तितिक्षु बन जाए, तो हो सकता है कि आगे उसका प्रबंधन अच्छा हो। आगे जा करके 10 एकादश स्कंद में यदु और भगवान उद्धव और भगवान कृष्ण का संवाद, उसमें बहुत सारे प्रश्न है। सब कुछ जो भी हो रहा है समय के अंदर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी की उत्पत्ति समय के अंदर तो हो ही रही है, तो सबसे बड़ा जो है काल है। उसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारी रेखा गुजरती है वो भी महाकाल मंदिर से गुजरती है उज्जैन की। वहाँ से हमारे भारत का इलाहाबाद से समय डिसाइड होता है, पर माना जाए तो महाकाल का मंदिर जो शिवलिंग है वो भी काल के अंतर्गत आता है, इसलिए हम उन्हें महाकाल भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वयं का प्रबंधन काल के अंतर्गत अगर हम करेंगे तो कहीं कहीं हमारी जो कार्यशाला है ये सार्थकीभूत हो जाएगी। तुक्वा ब्रह्मामि नमामि च।
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अथ च शिशुपालवदे अपि उक्तमस्ति समय एव करोति बलाबलम्। समयः बलवान् करोति, समय एव निर्बलं करोति, बलवन्तं करोति, निर्बलं च करोति। अतः समयस्य यः प्रबन्धनं सम्यक् जानाति अथ च तस्य समयस्य सदुपयोगं कुरुते सः एव जनः अस्मिन् युगे साम्प्रतं महान् गुरुभिः अस्मान् अनुगृह्णन्ति। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो स्वान्तस्थमीश्वर। सम्माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत जी, बहन रेखा जी, प्रतिष्ठा जी, हमारे बंधु प्राध्यापक गण एवं हमारे तमाम प्रशिक्षु छात्र, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 2 द्विदिवसीय इस कार्यशाला में भाग लिया और सफलतापूर्वक भाग लिया। उस माता पिता का थोड़ा सा लायक बन जाए, वो माता पिता कितना खुश होता होगा। वही स्थिति आज इस परिसर की है। इस परिसर का ही एक बच्चा जिसका नाम कृष्ण कुमार कुमावत है, वो इस लायक है कि हमारे ही सामने, हमारे ही लोगों के बीच और सिखाने के लायक है। लायक ही नहीं, सिखाया भी है। कुमावत जी नहीं सुनाया, आपने शास्त्र सुनाया, आपने व्यवहार सुनाया, आपने अनुभव में अपने व्याख्यान में प्रबंधन को प्रस्तुत किया है। सचमुच निश्चित रूप से इससे उपकृत हुए हैं। यहाँ तक कि उनके गुरुजी लोगों के लिए भी आपके व्याख्यान में बहुत सारी चीज़ें आप गुरुजी लोगों के लिए भी थीं। हम सब लोग आपके व्याख्यान के प्रति कृतज्ञ हैं और आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए, इसके लिए भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। भगिनी रेखा जी ने प्रबंधन कौशल को दिखाते हुए जिस तरह से इस पारंपरिक संस्थान में इस तरह के आधुनिक विषय को लेकर के और जिस तरह से आप लोगों को 2 दिनों तक 11-12 व्याख्यानों से अनुप्राणित किया है, परियोजना आदि कार्य का संपादन कराया है और रेखा जी को तहे दिल से साधुवाद प्रस्तुत करता है। इसमें जो भी लोग लगे हुए थे स्मरण करता है और अपने आदरणीय कुलपति जी के प्रति भी नमन प्रस्तुत करता है कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन कराने के लिए व्यवस्था प्रदान की। अस्तु वो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन एक बंधन ऐसा है जो सचमुच अच्छा है, जिसका नाम है प्रबंधन। शुरुआत इसकी हो जाती है जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना शुरू करते हैं। पहली पुस्तक संस्कृत में हम वहीं से शुरुआत करते हैं। मुझे याद है मेरे गुरुजी ने जब कहा कि शुद्धान गुण्याम करोम्यहम्, तो कहा कि ये गुण्याम क्या है समझ रहे हो? मैंने कहा शस्त्र गुण युक्ताम। मैं पूछने में शर्म कभी नहीं करता था गुरुजी से, संकोच नहीं करता था, तुरंत पूछ गया ये प्रशस्त गुण क्या है। तो उन्होंने बताया कि रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुण हैं, इन्हीं को प्रशस्त गुण कहा जाता है।
और माँ सरस्वती जी जो हैं इन तीनों गुणों से युक्त हैं, इसीलिए उनको गुणिया कहा जाता है। उन दिनों मैं नहीं समझ पाया कि ये रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण क्या है। बाद में जाकर के जब सांख्य दर्शन को पढ़ा, अन्य ग्रंथों को देखा, तो पता चला कि ये तो प्रबंधन शास्त्र की आत्मा है। हमारी जो सृष्टि शुरू होती है, हम जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तो एक प्रतिनिधि बनाते हैं रजोगुण के, जिनका नाम ब्रह्मा है। एक प्रतिनिधि बनाते हैं सत्वगुण के, जिनका की नाम विष्णु है। वह मये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेना कालस्तु दर्पी परिघट्टनेना भूतानि कालः पचतीति वार्ता। अब ये वार्ता का जो उत्तर युधिष्ठिर ने दिया है, इसमें प्रबंधन कितना बड़ा प्रबंधन है। यह जो संसार है एक बहुत बड़ा कटाह है। वो गांव में जब भोज होता था पहले जमाने में, तो देखते हो बहुत बड़ा एक बर्तन होता था, उसमें व्यंजन बनता था, उसको कटाह कहते हैं। और ये संसार रूपी जो कटाह है, तो अस्मिन महामोहमये, अच्छा वो जो संसार कटाह है वो कैसा है, तो महामोहमय। आप लोग जानकार हो, समझ गए होगे। आगे है अस्मिन महामोहमये कटाय सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेना, और उस कटाह में सूर्य अग्निना। लेकिन अग्नि ऐसे कैसे हो जाएगी, ईंधन चाहिए, तो रात्रि दिवेंधनेना, रात और दिन जो है ना उसमें ईंधन का काम। अब सब कुछ हो गया, कटाह हो गया, अग्नि हो गई, ईंधन हो गया, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए। वो कौन है, तो कालस्तु दर्भी। काल जो है वो करछुल का काम क्या करता है, वो इधर उधर करता है। किसको परिघटन करता है, तो भूतानि। भूत जो है ना, आप लोग समझते हो, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। ये जो पंचभूत है, ये काल ही जो है ना पकाता रहता है सब। इति वार्ता, यही वार्ता है, यही हाल समाचार। ये यक्ष प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर जी ने कहा। बहुत समय नहीं लेते हुए एक प्यारी सी बात मैं आप लोगों के लिए, का मतलब है सबके लिए, वो है वाक प्रबंधन। मैं व्याकरण वाला हूँ ना, तो बिना तो वाक की बात तो करूँगा ही। तो वाक प्रबंधन जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रबंधन है, और ये एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से आप जब जो जिनसे चाहोगे वो प्राप्त करें। मेरे दो मित्र थे, कहीं जा रहे थे, गांव था, बड़ी गर्मी थी, प्यास लग पर गए कि मकान है तो यहाँ पर पानी मिल सकता है। तो दोनों मित्र ही थे, गए। तो एक मित्र ने कहा कि आप यहीं ठहरो, मैं जाकर के देखता हूँ, अगर मुझे पानी मिल जाता है तो मैं पी कर के आता हूँ, फिर उसके बाद आप जाना। तो प्रथम मित्र गए, वहाँ पर देखा कि एक महिला है। तो उन्होंने कहा कि ऐ लावण्यमयी माँ, बहुत प्यास जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तो वो महिला जो थी, उन्होंने सहर्ष उनको पानी दिया, पानी पिलाया। रहा है, कहा कि आप गए तो क्या बोले? कहा कि मैंने तो यही कहा कि ए लावण्यमयी माँ,
मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अब पानी के बदले क्या पड़ा होगा, झाड़ू पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो माँ जो होती है वो तो बाप की जोरू होती ही है, अर्थ में कुछ ऐसा थोड़े। दिक्कत कहाँ है बेटा? प्रबंधन, वाक प्रबंधन का। तो किस आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना कि एक अंध पुत्र शब्द ऐसा कमाल कर दिया। कहते हुए आप लोगों के कल्याण की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम। वाक् प्रबंधनं स्यात् अथ च एका विशिष्टा वार्ता आचार्याणां मुखात् मयापि श्रुता। भगवतः कियद् विशिष्टं प्रबन्धनस्य उत्तरं सः केन प्रकारेण अददात् युधिष्ठिरः तत् प्रथमं निमित्त जैनः अनन्तरं हर्षित जैनः। दुर्गा कुमावत हेमंत सोनी आगच्छतु अनन्तरं दुर्गा कुमावत आगच्छेत्। हेमंत सैनी दुर्गा कुमावत अनन्तरं ऋतिक जैनः। महेश चंद्र बरोला अस्ति वा? महेश चंद्र बरोला। रौनक मिश्रा अस्ति अनन्तरं महेश चंद्र बरोला के बाद में रौनक मिश्रा के बाद में अर्जुन पांडेय। अर्जुन पांडेय अस्ति अनन्तरं घनश्याम शर्मा। सचिन शर्मा में दिनेश कुमार चौधरी। भवती अर्षिता अस्ति वा? शीघ्रम् आगच्छ। दिनेश कुमार चौधरी इसके पीछे आओ। जोगेंद्र कुमार अनंतरम हर्षिता। दिनेश कुमार चौधरी तदनु जोगेंद्र कुमार अनन्तरम् अस्ति कुंदन कुमार उपाध्याय। क्रमेण आयान्तु। कुंदन कुमार उपाध्यायः तदनु उषा शर्मा आगच्छेत्। अनन्तरं निकिता जांगीर। गजेंद्र रमेश सिंह। गजेंद्र अस्ति वा? गजेंद्र रमेश सिंह गजेंद्रात् परम् अस्ति यशस्वी पारीक। यशस्वी के बाद में अजय कुमार गौड़। यशस्वी के बाद ये अजय कुमार के बाद में अंतिमा शर्मा। अंतिमा अस्ति वा? अंतिमा अनन्तरम् अस्ति शिवा शर्मा। अंतिमा अनन्तरं दाधीच तदनु। शिव के बाद में श्रीधर के बाद में दिलीप शर्मा। शीघ्रम् आगच्छतु। शीघ्रं दिलीप शर्मा अनन्तरम् अंजलि शर्मा। श्रीधर दिलीप अंजलि ये तीनों क्रमशः आएंगे। अंजलि के बाद में विकास कुमार सैन। विकास अस्ति वा? अस्ति। भवती इतः आगच्छ तथैव आगच्छ। अनन्तरम् अनुराधा परम् आगच्छ। संगीता बुन। अशोक कुमार माली अस्ति वा? अनन्तरं रतनलाल बुनकर। अशोक कुमार माली इसके बाद में रतनलाल बुनकर। भारत भवन पुत्र ब्रह्मति। अनन्तरं नेहा कंवर। नेहा के बाद में प्रियंका मिश्रा। आप प्रियंका। नंदिनी। जया साहू। जया के बाद में गजानंद शर्मा।
जया के बाद गजानन, गजानन के बाद अक्षिता आगच्छेत, अनंतरम अक्षिताया के बाद में अक्षिता, अक्षिता के बाद में ख्याति। क्रमशः आइए। क्रमशः आइए। हास्की इति होगी। शैला जी के बाद में पीयूष शर्मा, परम अस्ति संदीप कुमार शर्मा जी के बाद आशीष नहीं है, स्वाति पारीक दे दीजिए। प्राची के बाद में यतिका, यतिका के बाद अंशिका माथुर, अंशिका है, अंशिका आ जाओ। के बाद में अंशिका माथुर, संयोगिता गिरी, लोकेश के बाद में धनंजय देवराड़ी, धनंजय के बाद में नवीन कुमार शर्मा, क्वेश्चन वहाँ स्वागतं जायमानमस्ति। यतः परं प्रवीण कुमार महोदयाः एते शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायां सहायकाचार्याः सन्ति। एतेषां वयं स्वागतं कुर्मः। महोदयः प्रार्थ्यते सः आगच्छेत्। यतः परं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय महोदयाः प्रार्थयन्ति। डॉक्टर हरिओम पौनः पुण्येन अभिनन्दनं क्रियते। डॉक्टर महत् कार्यं करोति। एतान् विना किमपि कार्यं भवितुं नार्हति। वस्तुतः एते जयन्तः भवन्ति। एतेषां पुनः स्वागतं। स्वागतं भवतु। तस्य आगमनं परिसरे अभूत्, अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे अपि संयुक्तः अस्ति। सम्यक् सम्यक् जानीमहे। एते सर्वदा छात्राणां विषयेषु नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च आदौ अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्वी कुलपतिवर्येभ्यः कार्तज्ञं विज्ञापयामि। येषां सम्प्रेरणया एव वयम् एतादृशान् कार्यक्रमान् आयोजयामः। अनन्तरम् अद्य प्रत्यक्षरूपेण अस्माकं श्रद्धेयाः निदेशकाः सहनिदेशकाश्च अत्र कार्यक्रमे न सन्ति, किन्तु तेषां सम्प्रेरणया एव तेषां मार्गदर्शने एव वयं कार्यक्रमान् आयोजयामः। विज्ञापयामि। अस्माकं सौभाग्यात् अस्माकं मध्ये अद्य मुख्य अतिथिरूपेण सम्प्राप्ताः सन्ति श्रीमन्ताः कृष्णकुमार कुमावत महाभागाः। एते राजस्थान सर्वकारीय शासन सचिवालये राज्य संपर्क अधिकारी जीवन प्रबंधने समय प्रबंधने वर्ण व्यवस्था क्षेत्रीय प्रबंधन शिक्षण व्यवस्था बहुषु प्रबंधेषु प्रबंध विषयेषु अस्मान् बहु सम्यक्तया सरलरीत्या
आचार्याः उद्बोधितवन्तः। अतः एतेभ्यः महोदयेभ्यः सश्रद्धं सानुनयम् अहं धन्यवाद प्रसूनाञ्जलिं समर्पयामि। अद्य अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति प्रभारी निदेशक रूपेण। अद्य कार्यक्रमस्य नैके शास्त्रकृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः बोधकुमार झा महाभागाः। अतः एतेभ्यः महाभागेभ्यः अपि अहं सूचयामि। अत्र ये प्राध्यापकाः अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् प्रकटयामि। ये अस्मिन् प्रशिक्षणकार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रशिक्षकेभ्यः अपि प्रतिभागिभ्यः अपि अहं धन्यवादान् प्रकटयामि। कार्यक्रमे सामरमल यादव महोदयाः तेभ्यः अपि कृतज्ञतां प्रकटयामि। संचालक वर्येभ्यः अपि अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। यही सम्यक्तया सुंदर अन्ते प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण ये अस्मिन् कार्यक्रमे साहाय्यं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः कृतज्ञतां वितीर्य अहं मत्कर्मणा अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय तु संस्कृतम। जय तु